नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सीडीपी पैडागाजी या बाल विकास के पिछले वर्ष जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वयस्क अवस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन सी जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन डी मध्य बाल अवस्था। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है? तो आपको बताना है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंत संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। देख लीजिए साथियों व्याख्या इसकी, बच्चे अपनी किशोरावस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है। साथियों यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेने हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 4, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ए सामाजिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी बौद्धिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। साथियों इसका सही उत्तर है बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास से का हिस्सा है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ती, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी अनुक्रमिकता, ऑप्शन डी निरंतरता। दोस्तों मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, उपरोक्त रूपों में प्रत्यावर्ती विकास के सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्योंकि विकास विपरीत दिशा में नहीं होता है। साथियों उसका प्रतिवर्ती था, विकास विपरीत दिशा में नहीं होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या कथन किसका है? साथियों महत्वपूर्ण व्याख्या है यह। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है? साथियों यह कथन किसका है? ए रास, बी एमेघास, सी स्किनर, डी एमएल बिग्गी। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन एबिंगहास का है। ऑप्शन नंबर बी एबिंगहास। आप रट लीजिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा है? एबिंगहास ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है। ए तनाव, बी पिछड़ापन, सी डिसलेक्सिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लीजिए साथियों, डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें भाषण, ध्वनियों की पहचान करने और अक्षरों और शब्दों
से वे कैसे संबंधित हैं? सीखने में समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है। पहली बात तो दोस्तों ये है कि डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें भाषण, ध्वनियों की पहचान करने और अक्षरों और शब्दों से वे कैसे संबंधित हैं, सीखने में समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है, इसी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? दोस्तों बताना है उनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। साथियों प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। की व्याख्या देखिए साथियों, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ए, अपसारी चिंतक। बी, बहिर्मुखी। सी, बहुत परिश्रमी। डी, अभिसारी चिंतक। साथियों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। ए, अपसारी चिंतक। बी, बहिर्मुखी। सी, बहुत परिश्रमी। डी, अभिसारी चिंतक। साथियों वो अपसारी है या अभिसारी है? इसका सही उत्तर साथियों है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है, जो चारों तरफ का सोचता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। साथियों बताना है बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। एक, संसाधन समृद्ध वातावरण। सफल माता पिता। एक, अनुशासित दिनचर्या। डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। साथियों प्रश्न है बच्चों में प्रतिभाशाली के कारण हो सकती है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है बच्चों में प्रतिभाशीलता। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशीलता। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। साथियों आपको बताना है आरटीआई 2009 में जो प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, 40 बच्चों पर एक अध्यापक। साथियों का 200 से अधिक है तब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। बी, उन्हें प्रति स्नेही होने पर। सी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। डी, शिक्षक एक अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो आपको बताना है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। तो कौन सा तरीका है? ए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। बी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। डी, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो प्रश्न है शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में डैश और डैश है। साथियों यह प्रश्न यूपीटेट की पिछली बार कई शिफ्टों में पूछा गया था। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में डैश और है। ए, सक्रिय सामाजिक। बी, निष्क्रिय सरल। सी, निष्क्रिय सामाजिक। डी, सक्रिय सरल। साथियों आपको बताना है इसमें क्या भरेंगे हम लोग।
राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। अब ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। सी, जीवन सच्चा शिक्षक है। डी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो बताना है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में उनमें से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कैसे माना जा सकता है? साथियों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कैसे माना जा सकता है? ए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। बी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। साथियों, बताना है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से कैसे माना जा सकता है? साथियों, आपको बताना है साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? साथियों, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा। साथियों, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है कि सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहे हैं। उनमें से यह किसका उदाहरण है? साथियों, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों से स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक तर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? ए, शब्द, बी, पह, सी, ध्वनिग्राम, डी, रूपग्राम। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई साथियों ऑप्शन नंबर डी, रूपग्राम है। संभाषण की सबसे छोटी इकाई रूपग्राम है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है? किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है? ए, आलपोर्ट, बी, वुडवर्थ, सी, रास, डी, बोरिंग। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है। अगला प्रश्न, जीवन का अनोखा काल माना गया है? ए, शिशुवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ावस्था। जीवन का अनोखा काल साथियों बाल्यावस्था को माना गया, ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, बालकों का सर्वाधिक रूप से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है? ए, घर में, बी, मित्रों एवं साथियों के साथ अंतःक्रिया करके, सी, विद्यालय एवं कक्षा में, डी, खेल के मैदान में। बच्चों का सर्वाधिक रूप से बौद्धिक क्षमता का विकास कहाँ होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एवं कक्षा में बौद्धिक क्षमता का विकास। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी भी हैं, आपने किस तरह पढ़ाएंगे? साथियों, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अत्यधिक मेधावी हैं, आप उनको किस तरह पढ़ाएंगे? जब वे चाहें, बी, कक्षा के साथ, सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी, उच्च कक्षा के साथ। साथियों, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उनको किस तरह पढ़ाएंगे?
ऑप्शन नंबर सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें।